जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में किया जाए वे अविकारी कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा, विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाते हैं। अविकारी जबकि अविकारी शब्द बदलते नहीं है। ये तीन स्टेटमेंट हैं जिनसे आपको विकारी और अविकारी शब्दों की जो कंडीशन है उसका आपको पता चलता है। यहाँ पर पहली कंडीशन में ये कहा गया है कि जो शब्द लिंग में बदल जाए, मान के चलो एक शब्द आ गया सुंदर, और स्त्रीलिंग में सुंदर पुल्लिंग हुआ और सुंदरी स्त्रीलिंग, तो जैसे सुंदर का स्त्रीलिंग में प्रयोग किया तो वो परिवर्तित हो गया, तो वो क्या कहलाया यार दोस्तों? विकारी शब्द कहलाया। एक शब्द लिया हमने लड़का शब्द क्या है? संज्ञा, और ये क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया तो क्या हो गया? लड़की। बहुवचन में प्रयोग किया तो क्या हो गया यार दोस्तों? लड़के। तो लड़का का लड़की और लड़के होना लिंग वचन में, इसी वजह से जो कि लड़का शब्द संज्ञा है, अतः सभी संज्ञाएं विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। तो संज्ञाएं भी बदलती हैं, विशेषण भी बदलते हैं,
और सर्वनाम भी बदलते हैं। मैं से मेरा, मेरी, मेरे जो हम बना रहे हैं, तो ये क्या है? परिवर्तित रूप है सर्वनाम का। तो जब भी कोई शब्द किसी भी लिंग में, वचन में, पुरुष में, काल में या फिर कारक में अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी। विकारी का मतलब जो अपने रूप को बदल लेता है। जैसा रूप होता है जो वो अपने रूप को बदल लेता है, तो प्यारे दोस्तों क्या कहलाया? विकारी कहलाया। इसके एकदम उलट दूसरी बात क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि केवल सेंटेंसों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ही प्रयोग करते हो जिनको हम विकारी कहते हैं। उनके अलावा हम कुछ अविकारी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग में, वचन में, पुरुष में, काल, कारक में किया जाए तो वे अविकारी कहलाते हैं। अर्थात जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते, जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी कहलाते हैं, और जो परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया? विकारी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाते हैं, जबकि अविकारी शब्द बदलते नहीं हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखो कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे बदलते हैं, कैसे नहीं बदलते हैं। हमने एक शब्द ले लिया यहाँ संज्ञा, और संज्ञा शब्द हमारा क्या है यहाँ? लड़का। तो इस लड़का से हमने लड़की भी बनाया और इसी से हमने क्या बना लिया? लड़की। या हमने बेटा शब्द लिया तो बेटा, बेटी, बेटे भी हम इसी से बना लेते हैं। एक शब्द लिया हमने सर्वनाम, और इस सर्वनाम में हमने यहाँ लिया मैं, तो इसी में से मेरा, और इसी से मेरी, और इसी से मेरे भी बना लिया। इसके बाद फिर हमने लिया विशेषण, और ये जो विशेषण हमने लिया सुंदर शब्द, इससे हमने क्या बना लिया? सुंदरी बना लिया। ये जरूरी नहीं वो सब में बदलता हो, किसी एक में भी बदल जाएगा। अब सुंदर है जैसे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होगा? अब अति सुंदर भी बनाएंगे तो वो विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, उसका बहुवचन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो सुंदर का सुंदरी स्त्रीलिंग में बदल गया। जो एक में बदल जाए, लिंग में, वचन में, पुरुष में, काल में, कारक में। इसके बाद एक है हमारा क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया हमने क्या ली यहाँ? पढ़, और इसी पढ़ से यहाँ पढ़ा, पढ़ी स्त्रीलिंग, पढ़े बहुवचन, या पढ़ता पुल्लिंग। दोबारा इसे यहाँ लिख लेते, यहाँ पे क्रिया भी दूसरी ले लेते, लिख, और इसी से लिखता पुल्लिंग, लिखती स्त्रीलिंग, और लिखते ये बहुवचन में। तो यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं हैं, ये जो लड़का है ये क्या है प्यारे दोस्तों? संज्ञा। मैं सर्वनाम, सुंदर विशेषण, पढ़ क्या है? क्रिया। ये सारे बदल रहे हैं। यहाँ ये प्यारे दोस्तों किसमें? लिंग में बदल गया, वचन में बदल गया, लिंग वचन में बदल गया, ये लिंग में बदल गया, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? बहुवचन। ये जरूरी नहीं कि वो तीनों में बदले, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या लिखता, लिखती, लिखते। अगर वो किसी एक में भी बदल रहा है, मान के चलो एक शब्द है सुंदर, वो स्त्रीलिंग में बदल गया, अब वो वचन में बदले ना बदले कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि इसमें हम जो कह रहे हैं लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक किसी एक में भी बदल जाएगा तो उसको हम कहते हैं विकारी शब्द। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ये चार प्रकार के क्या है प्यारे दोस्तों? विकारी शब्द होते हैं। तो ये क्या है हमारे? विकारी शब्द के प्रकार। कितने? चार। कौन कौन से? एक है हमारा संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। क्लियर?
चलो जी, अब हमें इनमें से एक एक को लेके आगे बढ़ना है। ऐसे ही क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जिनको हम अव्यय और निपात कहते हैं। तो वे अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्य बोधक अव्यय। वो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते, जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। जैसे आज, कल, परसों बदल नहीं सकते हो आप, आगे पीछे ऊपर नीचे आप बदल नहीं सकते हो इनको। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक इनको बदल नहीं सकते हो। धीरे, तेज, जल्दी, अचानक इसको भी नहीं बदल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसको का ऊपर किसी भी लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को कहते हैं हम अविकारी शब्द। उनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज संज्ञा को कंप्लीट करेंगे, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया के भेदों को करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक हुआ विकारी शब्दों के साथ साथ वो हुआ संज्ञा। क्लियर? अगर अब तक जो मैंने पढ़ाया ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आई तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। मनीष का क्वेश्चन है, दिन जो शब्द है वो तद्भव है और दिवस जो है वो तत्सम है। तो दिवस से ही दिन बना है। दिवस से क्या बना है मनीष? दिन बना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। किसी का कोई डाउट? कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसके लिए आपने इस बैच को परचेज किया है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं जो चल रहा है। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? शब्द के भेद। और शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। और एक भेद होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 5। कौन कौन से पढ़े हैं? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। कंप्लीट हो गए। दूसरा क्या पढ़ा आपने? रचना के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो वो भी आपने दूसरा भेद पढ़ा। तीसरा भेद क्या है हमारा? इसके बाद है रूप, विकार, परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक विकारी और दूसरे अविकारी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा चल रहा है शब्द का तीसरा भेद। कौन सा भेद चल रहा है? तीसरा भेद चल रहा है। हम डाल देते हैं यहां पे शब्द के भेद। कितने? 4। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? अगर कहीं 20 से ज्यादा आते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है 10 से 12 प्रश्न अकेले इस टॉपिक से आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक में मेरी स्पीड कम है, बाकी में ज्यादा है, क्योंकि यहां से हर चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा तीसरा जो भेद है वो है विकार, परिवर्तन, रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। कितने? 2। कौन कौन से? एक होता है विकारी, जो आप समझ चुके हो कि ये विकारी शब्द क्या है, और दूसरा होता है अविकारी। ये भी आप समझ चुके हो कि अविकारी किसे कहते हैं। अविकारी किसे कहेंगे? अव्यय को। अविकारी किसे कहेंगे? जो निपात शब्द होते हैं, जैसे भी, नहीं, तो, साथ, तक निपात होते हैं। आज, कल, परसों अव्यय होते हैं। विकारी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इन 4 प्रकार में कौन कौन से आते हैं?
एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। क्लियर? 4 प्रकार हो गए आपके। ये लो, इसके बाद क्या करना है? अविकारी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, एक क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरे संबंध बोधक अव्यय। क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और तीसरे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथे विषम्य बोधक अव्यय। क्या होते हैं? विषम्य बोधक अव्यय। और आप कंफ्यूज मत होना, वो यहाँ बोधक का प्रयोग करे या सूचक का प्रयोग करे या वाचक का प्रयोग करे, बात एक ही है। अगर वो कह रहा है विषम्य सूचक अव्यय तो बात भी एक ही है। सूचक मतलब जो सूचना देता है, और बोधक मतलब जो बोध कराता है, ज्ञान कराता है, और वाचक मतलब जो कहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो प्यारे दोस्तों यहाँ प्रयोग करता है शब्द, अगर वो यहाँ शब्द प्रयोग करता है बोधक, तो बोधक का मतलब है बोध कराने वाला। क्लियर? ज्ञान कराने वाला, समझ कराने वाला। अगर वो सूचक का प्रयोग करता है तो इसका मतलब है सूचना देने वाला। अगर वो प्रयोग करता है वाचक तो इसका मतलब है कहना। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रिया विशेषण सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण वाचक अव्यय, क्रिया विशेषण बोधक अव्यय। ऐसे ही समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय सूचक अव्यय, समुच्चय वाचक अव्यय। इसका अर्थ क्या होगा? कहना। इसका अर्थ क्या होगा? सूचना देना। इसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान कराना, अवबोध कराना। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और इसमें 5वां प्रकार किसका होता है? 5वां होता है निपात। तो किशोरीदास वाजपेयी तो 4 ही मानते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु निपात को इस अविकारी का 5वां भेद मानते हैं। क्या मानते हैं? 5वां भेद मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद, रचना, बनावट, आकृति, संरचना के आधार पे शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और फिर तीसरा क्या है? विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतरण के आधार पे शब्द के 2 भेद। ठीक है? कौन कौन से? विकारी और अविकारी। और चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद है अर्थ व प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी पढ़ेंगे। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 या फिर 5 भेद। मूल भेद 3, प्रयोग हम 5 का करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पे 2, प्रयोग के आधार अर्थ के आधार पे 8 और प्रयोग के आधार पर 10 भेद होते हैं। तो ये है कर्म और रचना के आधार पर, ये है अर्थ के आधार पर, और ये है प्रयोग के आधार पर हम 10 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं को डिटेल में लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ आने वाली जो हमारी क्लासें होगी, आज संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर प्यारे दोस्तों अव्यय, निपात, और फिर अव्यय निपात के भेद। मेरे लिए तो ये एक टॉपिक है। आपके लिए कितने टॉपिक है? 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7 और 1 8। 8 टॉपिक है आपके लिए। तो आने वाले समय में जो हमारी क्लासें होगी वो इन 8 टॉपिक की होगी, ये ध्यान रखना। क्लियर हुए ये भेदों वाले क्वेश्चन? जी
वेरी गुड। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर, आप हमारे कमेंट जानबूझकर नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अपना है। अगर मैं बच्चों के अनुसार चलने लगूंगा तो मैं टीचर नहीं रहूंगा। टीचर का काम होता है कि जो पेपर में आता है वो पढ़ाया जाए। टीचर का काम है कि जो सिलेबस है उसको ढंग से सारी चीजों को क्लियर कराया जाए। और बच्चों का काम क्या है? बार बार चुल करना, अपने दिमाग में भी और दूसरे के यहाँ भी। तो मैं न तो चुल होने देता हूँ और न चुल करने देता हूँ। तो उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? जब आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। मान के चलो मैंने यहाँ से टॉपिक शुरू किया, आज जब संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है उसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर हम बच्चों की सुनेंगे, मान के चलो 500 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, जैसे आमतौर पर बैठे होते हैं। अब 500 में से अगर 100 बच्चों को भी चुल हो गई, चुल का मतलब क्या है? बिना पढ़े डाउट, पढ़ा कुछ है नहीं। अब जब हिंदी शुरू ही नहीं हुई तो सारी तो डाउटफुल थी, लेकिन जब पढ़ोगे तभी तो डाउट खत्म होंगे। पढ़ना आप चाहते नहीं, डाउट आपके पहले आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो चुल कहलाते हैं, उसका कोई पर्पज नहीं। पढ़ने के अपने तौर तरीके होते हैं, पढ़ने के अपने सिद्धांत होते हैं, पढ़ने के अपने प्यारे दोस्तों मेथड्स होते हैं। और जब तक उस तरीके से नहीं चलोगे तो आप चीजों से फ्री नहीं होंगे। क्लियर? जैसे आपको दिक्कत है ऐसी 1000 बच्चे को दिक्कत है। अगर मैं 1000 बच्चों में से भी 300 के कमेंट रोज पढ़ लूं और फिर उसको दे दूं तो मैं तो टॉपिक जिंदगी में कभी करा ही नहीं पाऊंगा। और लेकिन जैसे ही मैंने ये सारी क्लासें ले ली तो उसकी सारी खुजली खत्म हो जाती है। वो खुजली तब तक है जब तक प्यारे दोस्तों ये टॉपिक नहीं होते। क्लियर? और दूसरा खुजली कब है? अगर मान के चलो मैंने पीछे कोई टॉपिक पढ़ा दिया और उसमें भी खुजली रह गई आपकी ब्रेन की, इसका मतलब आपने ढंग से सुना ही नहीं चीजों को। अगर ढंग से सुना होता तो बाकी बच्चों की तरह आपको भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ये इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं 1 या 2%, ठीक है, जिनको एक खुजली लास्ट तक बनी रहती है। क्या है ये? लास्ट तक बनी रहती है। आपका सिलेबस है ये, फाइनली भर्ती होंगे इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर जी मजा आ गया, सर जी स्वाद आ गया, ठीक है, सर जी आप ग्रेट वर्क करते हो, इनसे पढ़ के थोड़ा ही भर्ती होंगे। अगर ये कमेंट में लेने लगूं जिसमें मेरी बड़ाई होती है और जो आपको खुजली होती है, तो प्यारे दोस्तों न तो मैं अपने काम से संतुष्ट हो पाऊंगा कभी कि मैंने आपको कुछ सिखाया, मैंने सिलेबस कराया। हिंदी की कम से कम 60 क्लासें देता हूं मैं, और ये 60 क्लासें कब होगी? वे तब होगी जब मैं इन टॉपिक को लेके सीक्वेंस में लॉजिकली आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो अभी संज्ञा में आपको पूरा संज्ञा ही डाउटफुल है, लेकिन जब संज्ञा कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें एक डाउट नहीं रहेगा। और अच्छे टीचर की पहचान यही है, जैसे उसका टॉपिक कंप्लीट तो सारे डाउट भी समाप्त ऑटोमेटिक। अगर डाउट बच गए तो इसका मतलब फिर आपका टीचर कंप्लीट है ही नहीं है। आपने ये चीजें अब से पहले कम से कम 10 बार पढ़ी है, लेकिन एक बार आज दोबारा से पढ़ी है, 11वीं बार, और वो भी लास्ट। आज के बाद आपको ये पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या है आज का? संज्ञा शब्द है। वो सब हमारे बेसिक क्वेश्चन थे जो अभी जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द है संज्ञा। दूसरा क्या बनेगा यहां से? सम का अर्थ समान रूप से अच्छी तरह भली भांति होता है। तीसरा, ज्ञान का अर्थ जानना, ज्ञान प्राप्त करना, अवबोध करना या समझना। अवबोध या अवबोध करना होता है।
संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ जिससे भली भांति, जिससे भली भांति ज्ञान हो उसे संज्ञा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, संज्ञा में अनुस्वार के स्थान पर, संज्ञा में ज्ञ के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया गया है, किया गया। ये 5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनको आप गलत करते हो। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, भाव का जो हमें ज्ञान होता है वो संज्ञा के द्वारा होता है। वो क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ देखो, ये इसको कहते हैं खुजली। ठीक है, अब हालांकि आप पूछना चाहते हो तो फिर भी बता देते हैं। अब माधुरी जी जो है, अब पता नहीं ये माधुरी दीक्षित है या फिर प्यारे दोस्तों, ठीक है, उनके बाद होने वाली आदर्श नायिका। अब ये पूछ रही है, सर जॉब के साथ कैसे पढ़ाते हो? कौन मना करता है भाई आप जॉब के साथ नहीं पढ़ा सकती? ठीक है, आपका रूल है, नियम है कि आप जॉब के टाइम में नहीं पढ़ा सकते। जो जॉब का टाइम है आपका, उस समय आप 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकते, रूल ये है। और दूसरा ये है कि आप उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते जिन बच्चों को आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो। ठीक है, और तीसरा रूल ये है कि आप अगर कहीं भी पढ़ाना चाहते हो और बिना पैसों के पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी वक्त पढ़ा सकते हो, और यहां तक कि छुट्टी लेके भी पढ़ा सकते हो। अब समस्या ये है कि जो आधा अधूरा आपको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ठीक है, उसी को पकड़ के बैठ जाते हो। इसी वजह से आपने क्या कर लिया, ठीक है, अपनी मेमोरी को भर लिया बेफालतू चीजों से। भारत में जो 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं और इन पोस्ट होती है 3000, 4000 या 2000, इसका मतलब बाकी क्या झुनझुना बजाने जा रहे हैं। वो भी भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उनके पास तरीके नहीं है, क्योंकि उनको मौके तो मिले हैं, एक नहीं है, उनको 8-8, 10-10 मौके मिले। सच्चाई में बताऊं कि पिछले 10 सालों से आपको सरकार ने या भारत में पैदा होने के जो आपको बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं उनको आपने भुनाया नहीं। अगर मैं बात करता हूं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेके प्यारे दोस्तों 85 के बीच की है या उससे पहले की, उनको 4 साल 5 साल में एक मौका मिलता था भर्ती होने का। और कई तो ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जिनको मुश्किल से लाइफ में 1 या 2 ही चांस मिले हैं, उसके बाद उसकी एज निकल गई। आज आपको मौके मिल रहे हैं 10-10, 1 साल में 10-10 मौके मिल रहे हैं, और उस 10 मौके लेने के बावजूद भी आप भर्ती नहीं हो पा रहे हो, और दोष देते हो किसी और को। टीचर को दोष देंगे, माँ बाप को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, और दोष भी ऐसा देंगे जिसमें आपकी कोई खताई ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुल्म आप कर रहे हो इस देश पे, समाज पे, माँ बाप पे, टीचरों पे जुल्म आप कर रहे हो। टीचर तो सबको इक्वल पढ़ा रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहा है, टीचर का पढ़ाया हुआ पेपर में भी आता है, लेकिन आपकी इस चुल खाज की वजह से आप हर बार 10 से 15 क्वेश्चन जिसको सही कर सकते थे वो आप गलत करके आते हो। जो पढ़ा हुआ है उसको गलत करके आते हो, जिसको आप सही करते हो वहां से एकदम उठते ही एग्जाम हॉल से, उसको आप गलत करके आते हो और दोष देते हो आप दूसरे को। क्योंकि दोष निकालना और दोष देना सबसे घटिया काम और सबसे ओछा और सबसे आसान काम है इस दुनिया का, और वही आप करते हो। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूं कि आप तो अभी एक नौकरी के लिए लड़ रहे हो, अरे इसी देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
नौकरी के साथ बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कम से कम 150, 200 आदमियों को नौकरी दे रहे हैं इसी देश में। वे भी लोग हैं आपकी ही एज ग्रुप के जो एक साल में 4 फार्म भरते हैं तो 3 में या 2 में मौका ले लेते हैं। एक नौकरी छोड़ी दूसरी में गई, दूसरी छोड़ी तीसरी में गई, तीसरी छोड़ी चौथी में गई। पहले 4200 पे ग्रेड, फिर 4600 पे, फिर 4800 पे ग्रेड पे, फिर 5400 पे ग्रेड पे भर्ती हुए। लेकिन आप तो पहले से इतने भरे हुए हैं कि आज के टीचर के लिए चैलेंज ज्यादा है। पहले आसान था, पहले बच्चे की मेमोरी खाली थी, उसको कुछ नहीं आता पता था दुनियादारी की। आज तो इतना ज्ञान ले लिया यूट्यूब से, आपने समाज से, किताबों से, कुछ बचा ही नहीं कि हम कहीं डाल दे। हमें तो खोजना पड़ता है कि आपके ब्रेन का कौन सा फोल्डर थोड़ा सा खाली बचा है, उसी में थोड़ा सा एंट्री करा दे। सब कुछ भरा हुआ है पहले से लबालब। अब वो जो हम डालते हैं वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकली हुई चीज उठा नहीं सकते क्योंकि भाई वो तो लिक्विड है, ज्ञान लिक्विड है। बाहर निकाली हुई चीज को नहीं उठाएंगे, वो तो खराब हो गई। तो इसीलिए अगर आपको सीखना है और हिंदी से फ्री होना है तो अपने बर्तन को, अपने पात्र को, अपने फोल्डर को खाली रखो, तभी डाल पाएंगे, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा उसमें से। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं यहां से, सम और ज्ञा से मिलकर बना शब्द क्या है, संज्ञा है। सम क्या है, इसमें उपसर्ग है, ये भी पूछा जाएगा। तो सम का अर्थ क्या होता है, समान रूप से, अच्छी तरह, भली भांति। तो जिसको समान रूप से जाना जाए, जिसको अच्छी तरह से पहचाना जाए, जिसका भली भांति ज्ञान हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब भी आप किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, भाव को अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो वो संज्ञा कहलाता है। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, जिससे किसी चीजों को जाना जाए, ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमें अवबोध हो, हमारी समझ बढ़े, उसको कहते हैं ज्ञा। तो सम उपसर्ग है और ज्ञा यहां संस्कृत की धातु है, जिसको हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्लियर। तो ये एक उपसर्ग और क्रिया से मिलकर बना शब्द है। स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि संज्ञा कैसे बना है, उपसर्ग से संज्ञा से बना है, उपसर्ग सर्वनाम से बना है, उपसर्ग विशेषण से बना है, या उपसर्ग क्रिया से बना है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खासकर ऑनलाइन एग्जामों में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सम और ज्ञा क्या कहलाया है प्यारे दोस्तों, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है जिससे भली भांति ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। क्योंकि ऊपर तो आपने ये लिखा है भली भांति ज्ञान हो। संज्ञा में ज्ञ के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगा है। अगर मैं इसको इस रूप में ना लिखूं और इसको इस रूप में लिख दूं, इस रूप में ना लिख के इसको मैं इस रूप में लिख दूं तो भी बात है कि है, उच्चारण करके देखो। अब ये भी पूछा जाएगा कि ये जो अनुस्वार आया है वो किस वर्ण के स्थान पे आया। तो पहले तो ये हुआ ना, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये प्यारे दोस्तों आपका ये हुआ सम और ज्ञा। क्योंकि ये क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है, और अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं। तो यहां क्या हुआ प्यारे दोस्तों, ये वाला ज्ञ मैं में बदला। तो उच्चारण किसका कर रहे हैं संज्ञा में, हम इस वाले ज्ञ का कर संज्ञा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और ये नहीं लिखता हूं, ये मैंने हटा दिया यहां से, ये गायब कर दिया, ये गायब कर देता हूं। अब आप इसका उच्चारण करो तो ये क्या हो गया, संज्ञा। आप क्या बोलते हो, संज्ञा। क्लियर। हाँ, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव तो मैं पढ़ाता ही नहीं कभी भी। ठीक है, मैंने कहा नहीं था कि जब तक खुजली रहेगी, और ये बुरा मत मानना क्योंकि मेरा तरीका ही पढ़ाने का यही है। क्योंकि वैसे तो आप लाइन पे आओगे नहीं, दूर बैठे हो, सामने हो तो मैं आपके साथ बहुत कुछ कर लूं, लेकिन आप दूर बैठे हो, और दूर बैठे हुए आदमी को डांट के, डपट के, प्यार से, यही 2 तरीके होते हैं समझाने के। अब आप में से एक बच्चे को बड़ी खुजली हो गई, ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डिंग। अभी एक बच्चा कह रहा था ना, सर जी आप हमारे डाउट जानबूझ के नहीं लेते हो। मैं बिल्कुल सही कहा आपने, पहला बच्चा है जिसने स्वीकार किया इस चीज को। ठीक है, अब ये ले रहा हूं ना डाउट अभी। ठीक है, एक कह रहा है कि सर लाइव है कि रिकॉर्डिंग है। अब इसको जब तक चुल रहेगी,
जब तक मैं यहाँ डेट नहीं लिखूंगा, जैसे वो प्राइमरी के नहीं टीचर आते हैं, पहले यहाँ डेट लिखते हैं, इस पे डेट लिखेंगे यहाँ पे, फिर दिन लिखेंगे। अब इतने में पीरियड खत्म हो जाएगा, इतने में डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, फिर टॉपिक अगले दिन पढ़ाएगा। अगले दिन सर में दर्द हो जाएगा तो फिर वो चला, फिर उसी अगले दिन बारिश हो जाएगी, बच्चे बोलेंगे सर जी नहीं आज मत पढ़ाओ, हो गया सिलेबस। फिर वो प्राइमरी से कहाँ पहुंच जाता है, अपर प्राइमरी में पहुंच जाता है। और फिर जब बड़ा होके पेपर देता है तो फिर उसको कुछ नहीं आता, फिर वो हमारे पास आता है, वो सर जी सारी चीज सिखा दो, वही तो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इन डेट वेट के चक्कर में मत पड़ो, लाइव है या रिकॉर्डिंग, चुपचाप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, समस्या ये है कि आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा में गे के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह है, क्योंकि हम साउंड जो निकाल रहे हैं ना इसके स्थान पे, वो इसके निकाल रहे हैं। अब चूंकि इसका अर्थ होता नहीं है, अगर मैं ये कहूं कि ये शब्द इससे बना है तो इसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं। अर्थ किसका होता है दोस्तों? अर्थ होता है सम का। ये मैंने बताया नहीं, असम का अर्थ समान रूप से, अच्छी तरह से, भली भांति होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये वाला गे किस में बदल गया दोस्तों? ये मैं में बदल गया। क्यों? क्योंकि ये जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये आपस में बदल जाते हैं। कौन से? ये जो 5 अनुनासिक हमारे वर्ण होते हैं, ये आवश्यकता पड़ने पर ये परस्पर बदल जाते हैं। ये कै वर्ग का है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और ये पै वर्ग का। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना, ये आवश्यकता पड़ने पर क्या है, बदल जाते हैं आपस में। तो यहाँ क्या हुआ, ये वाला ग इस वाले में परिवर्तित हो गया। इन्हीं को हम अनुस्वार भी बोलते हैं, यानी इनके स्थान पे अनुस्वार भी हो जाते हैं। इनको हम अनुनासिक पंचम वर्ण या पंचम अक्षर भी बोलते हैं। तो ये क्या थे हमारे सारे के सारे, ये बेसिक 5 क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट में आपसे पूछे जाएंगे। अब इससे आगे बढ़ो कि संज्ञा क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, ये तो थोड़ा तिरछा चला गया। किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? संज्ञा की परिभाषा, ये मूल परिभाषा है। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये घर और मकान की बात कर रहे हैं। जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, ये प्यारे दोस्तों फल, पेन, सब्जी, एनीथिंग, इसकी बात कर रहा है। जब हम व्यक्ति कहते हैं तो ये राम और सीता की बात कर रहा है। जब ये स्थान की बात कह रहा है तो ये जयपुर और बनारस की बात कर रहा है या प्रयागराज की बात कर रहा है। जब ये प्राणी की बात करता है तो ये पशु और पक्षी के बारे में कहना चाहता है। जब ये भाव की बात करता है तो ये क्रोध और प्रेम की बात करता है। तो ये सब क्या कहलाए, जो भी मैंने ब्लैक से लिखे हैं सारे के सारे संज्ञा कहलाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु क्या है हमारे, घर, मकान, पदार्थ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फल, पेन,
व्यक्ति राम सीता आदि, स्थान जयपुर बनारस दिल्ली मेरठ आगरा, प्राणी पशु पक्षी भाव क्रोध प्रेम, ये सब क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान प्राणी भाव के नाम को हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा कह रहे हैं। फिर क्या क्वेश्चन बनेगा? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद के क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कितने भेद होंगे? 5 भेद। कौन कौन से? एक होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। आपको ध्यान रखना है, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, उसी हिसाब से टॉपिक को लेके आगे बढ़ना होता है। जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये मूल भेद हमारे ये 3 ही होते हैं, लेकिन प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं प्यारे दोस्तों 5 का। इनमें एक 5वां क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ये चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और एक और है 5वां हमारा, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। वो क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपसे पूछा जाए संज्ञा के मूल भेद बताइए, तो संज्ञा के मूल भेद जो होते हैं वो होते हैं 3। वो क्या होते हैं? 3। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? 5। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए। राइट आंसर क्या हुआ? 5। अगर संज्ञा के भेद पूछता है, ऑप्शन में 3 भी है और 5 भी है, तो राइट आंसर हमेशा मैक्सिमम डिजिट होती है। और मैक्सिमम डिजिट क्या हुई? 5। 3 भी ऑप्शन में है, 5 भी, तो राइट आंसर तब तक 5 है जब तक ऑप्शन में 5 है। और जब 5 नहीं है तो फिर राइट आंसर क्या है? 3 है। इसका मतलब वो मूल भेद पूछ रहा है। क्यों मूल भेद 3 है और प्रयोग हम 5 का करते हैं? ये जो 2 भेद है, ये दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आते हैं। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के साथ किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना है। तो जब हम मूल भेद 3 मानते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इन दोनों को हम प्रयोग करते हैं। अब ये ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? ऐसी स्थिति पैदा इसलिए हुई कि संस्कृत में संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, और वो है जाति, व्यक्ति और भाव। और इस संस्कृत का ही व्याकरण हम सेम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी का अपना व्याकरण नहीं है, उसको तो थोड़ा परिमार्जित किया गया है, आसान बनाया गया है संस्कृत के व्याकरण को। तो प्यारे दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, अदरवाइज सेम चीजें संस्कृत वाली हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो नाउन है वो 5 प्रकार का है। तो जब इंग्लिश में संज्ञा के भेद 5 हुए और संस्कृत में हुए 3, तो इसलिए 3 और 5 का चक्कर पड़ा, क्योंकि भाषाएं एक दूसरे का सपोर्ट करती है, बैरियर खड़ा नहीं करती है। तो इसलिए इंग्लिश में 5 होते हैं तो इसलिए हिंदी में भी 5 हो गई। संस्कृत में 3 होते हैं इसलिए मूल भेद 3 हुए। अब मान के चलो मैंने एक शब्द ले लिया दोस्तों यहाँ, और वो शब्द लिया मैंने फल शब्द ले लिया। वो शब्द क्या है प्यारे दोस्तों? मैंने फल शब्द लिया। तो फल यहाँ जातिवाचक के अंतर्गत भी आता है। फल क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ जातिवाचक के अंतर्गत भी आता है। क्यों? क्योंकि इस फल के अंदर प्यारे दोस्त सेब, संतरा, अमरूद, आड़ू सब आ जाएंगे, सारे फल आ जाएंगे। इसलिए क्या बता रहा है? ये वर्ग को बता रहा है, समुदाय को बता रहा है, जाति को बता रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की। इसी फल को हम तोलते भी हैं, और जब इस फल को हम तोल के लेते हैं तो ये द्रव्यवाचक, जिसको तोला जाता है, मापा जाता है, द्रव्यवाचक है। ठीक है। जो किसी की वर्ग, जाति, समुदाय, समष्टि का ज्ञान कराता है
वो जातिवाचक है। क्योंकि फल को तोला जाता है इसलिए फल द्रव्यवाचक है। चूंकि फल एक जाति है जिसके अंदर बाकी सारे फल आ जाते हैं, तो इसीलिए फल यहाँ द्रव्यवाचक भी हुआ और जातिवाचक भी हुआ। अब बात करते हैं समूह की। समूह क्या है? कक्षा, सेना। ठीक है, तो ये कक्षा सेना क्या है? समूह है। और जब वो ऑप्शन में समूहवाची दिया है, कक्षा सेना पूछ रहा है, तब तक तो राइट आंसर आपका समूहवाची हुआ। लेकिन जब उसने ऑप्शन में समूहवाची नहीं दिया तो ये कक्षा और सेना क्या हुआ? जातिवाचक। इसके अंदर सारे आ जाएंगे, हर तरह की कक्षा, चाहे वो हिंदी की कक्षा हो, इंग्लिश की कक्षा हो, या उर्दू की हो, अरबी की हो, फारसी की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जीएस की हो, तो ये सारी कक्षाएं आ गई। इसी वजह से क्या है? जाति। सेना, वो सारी सेना आ गई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी आ गई। तो इसीलिए कक्षा सेना। एनीथिंग में तो एक दो एग्जाम्पल दे के कह रहा हूं, बाकी एग्जाम्पल में यहां लूंगा। ठीक है, तो कक्षा सेना समूहवाची है तब तक जब तक ऑप्शन में समूहवाची दिया है, और लेकिन जब समूहवाची नहीं दिया वही कक्षा सेना क्या है? जातिवाची। तो इसलिए मूल भेद 3 होते हैं, प्रयोग हम 5 प्रकार के करते हैं। और ये किसके अंदर चली जाती है? समूहवाची को द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। अगर यहां तक के जो बेसिक क्वेश्चन है समझ में आए हैं दोस्तों, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज पढ़िए क्या है। आगे है हमारा पहला भेद, और वो क्या है हमारा? वो पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या खासियत है जी जातिवाचक संज्ञा की? जिस शब्द से हमें वस्तु, पदार्थ, प्राणी की, वस्तु पदार्थ प्राणी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि, समष्टि का ज्ञान हो, समष्टि का ज्ञान, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक कहलाएंगे। क्लियर? जैसे यहां शब्द आ गया गाय, लड़का, नदी, नहर, पर्वत, शहर, नगर, राज्य, देश, राज्य, राजधानी, फल, आदमी, मनुष्य, देवता। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द इसके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद गाय में से हमने किसी एक की बात करी, किसकी? नीलगाय, ये व्यक्तिवाचक हो गया। लड़के के अंदर सारे लड़के आ जाते हैं इसलिए जातिवाचक है। इसमें से हमने मोहन की बात करी, ये व्यक्तिवाचक हो गया। जब बहुतों में से एक छाटा जाता है, नदी के अंदर सारी नदियां आ गई, लेकिन जब नदी में से हमने किसी एक की बात की, गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। नहर में से जब हमने किसी एक की बात की, गंग नहर की, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत में से जब हमने किसी एक की बात की, हिमालय की, तो ये हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक। शहर में से हमने किसी एक की बात की, मेरठ की, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। नगर में से किसी एक की बात की हमने, कानपुर की, तो ये कानपुर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? व्यक्तिवाचक। देश में से हमने एक की बात की, भारत की, तो भारत व्यक्तिवाचक हो गया, देश जातिवाचक। यहाँ राज्य में से हमने किसी में एक की बात की, राज्य में से किसी एक की बात की,
और वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पे हमने राजधानी की बात की, दिल्ली भारत की राजधानी, व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ फल जातिवाचक है, फल में से हमने एक की बात की प्यारे दोस्तों, और वो बात की हमने सेब की, तो सेब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। आदमी, अपने आप में सारे आदमी इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसमें से हमने लिया सोहनलाल को, सोहनलाल यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया। हमने मनुष्य जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया प्यारे दोस्तों मनुष्य में से किसी एक को, कृष्ण, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ देवता है, देवता में से हमने ले लिया यहाँ शिव को, तो ये शिव क्या हो गया प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक हो गया। अब आपके सामने दो कंडीशन आई। क्या कंडीशन आई दो आपके सामने, कि जिस शब्द से, क्योंकि शब्दों में संज्ञा होती है, जिस शब्द से हमें किसी की जाति का पता चले, वर्ग का पता चले, किसी समुदाय का पता चले, समष्टि का पता चले। समष्टि किसे कहते हैं, जहां एक ही स्थान पर एक जैसे दिनचर्या वाले, एक जैसे गुण वाले अनेक जीव जंतु एक स्थान पर कुछ समय के लिए रहते हैं, वो समष्टि कहलाती है। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो गायें जब हम कह रहे हैं तो इसके अंदर सारी गायें आ गई, चाहे वो नील गाय हैं, देसी गाय हैं, साहिवाल गाय हैं, जर्सी गाय हैं, या फिर अमेरिकन गाय। और ये सारी गायें क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक। गाय क्या बन गई, जातिवाचक। क्लियर। लेकिन मैं जब पशु की बात करूंगा, जब मैं जानवर की बात करूंगा दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पशु शब्द ले लिया, मैंने यहाँ जानवर शब्द लिया, तो इस पशु के अंदर क्या है, सारे पशु आ गए। अब इस पशु में से भी मैं यहाँ गाय को निकाल दूं, तो अब गाय यहाँ व्यक्तिवाचक हुआ। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाय को जातिवाचक बनाता है या गाय को व्यक्तिवाचक बनाता है। जब कहेंगे सभी पशुओं में गाय श्रेष्ठ पशु है, तो गाय कहलाया हमारे व्यक्तिवाचक और पशु कहलाया जातिवाचक। गाय में देसी गाय सबसे अधिक दूध देती है, या गाय में देसी गाय सबसे अच्छी होती है, तो यहां प्यारे दोस्तों ये गाय जातिवाचक हो गई और देसी गाय व्यक्तिवाचक हो गई। भारत में गाय को पूजा जाता है, तो भारत व्यक्तिवाचक हुआ और गाय जातिवाचक हुआ। दो तरीके से क्वेश्चन देगा, एक तो शब्द दे के पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। चार ऑप्शन होंगे, चारों में शब्द होंगे एक एक, या तीन तीन भी दे सकता है, एक ही ऑप्शन में तीन तीन शब्द जातिवाचक से संबंधित ऑप्शन बताइए कौन सा है। या फिर वो सेंटेंस देगा और सेंटेंस देके पूछेगा कि इसमें बताइए किसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया, किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया। या फिर सेंटेंस देके पर्टिकुलर शब्द को रेखांकित कर देगा, अंडरलाइन कर देगा कि दिए गए रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए कौन सी संज्ञा। चार ऑप्शन दे देगा, जो आपको संज्ञा के 5 भेद बताए उनमें से 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को समझना है। गाय जातिवाचक है, नील गाय व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक है, लड़कों में से कोई एक ले लिया तो ये मोहन क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, ठीक है, व्यक्तिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक, नदी में से एक ले लिया हमने गंगा नदी को, तो ये व्यक्तिवाचक। नहर जातिवाचक है, नहर में से किसी एक की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक। पर्वत में सारे पर्वत आ गए, विंध्याचल है, हिमालय है, नीलगिरी है, सब आ गए, तो उससे पर्वत क्या है, जातिवाचक। क्यों, जाति का, वर्ग का, समुदाय का, समष्टि का ज्ञान करा रही। हिमालय क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक। शहर के अंदर सारे शहर आ गए तो जातिवाचक। मेरठ उनमें से एक है, व्यक्तिवाचक। नगर के अंदर सारे नगर आ गए, जातिवाचक। कानपुर उनमें से एक है। ऐसे देश, राज्य, राजधानी, फल, आदमी, मनुष्य और देवता, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, जातिवाचक। और इनमें से किसी एक की बात करें, अब वो कोई भी देश आ जाए, भारत, पाकिस्तान, प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी, अमेरिका, सब व्यक्तिवाचक होंगे और देश क्या कहलाएगा, जातिवाचक। ऐसे राज्यों में से कोई भी एक राज्य की बात करते हैं, राजधानी में से किसी एक राजधानी की, फल में से किसी एक फल की, आदमी में से किसी एक की, मनुष्य में से किसी एक की, देवता में से किसी एक की बात करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, जब बहुतों में से किसी एक को अलग किया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। क्लियर। जब कोई शब्द एक लार्ज स्केल को अपने अंदर समेटे हुए होता है वो जातिवाचक कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पशु है,
ठीक है। यहाँ जानवर है, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, अब जानवर में से हमने ले लिया यहाँ हाथी, तो हाथी व्यक्तिवाचक कहलाया। जानवर क्या था यहाँ, जातिवाचक था। ठीक है, तो जानवर में सारे जानवर आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेता शब्द आ गया, नेता के अंदर सारे आ गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ले लिया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ अभिनेता ले लिया हमने, क्या ले लिया, अभिनेता। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डॉक्टर, सारे डॉक्टर आ गए इसके अंदर। ऐसे हमने यहाँ क्या ले लिया, शिक्षक, सारे शिक्षक आ गए। और उसमें से किसी एक की बात करें, हिंदी का शिक्षक, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों। अब नेता में से किसी एक की बात ले ली, मोदी की बात ले ली। यहाँ क्या है, अभिनेता में से प्यारे दोस्तों अक्षय कुमार की बात ले ली, अक्षय कुमार। यहाँ डॉक्टर में से एक की बात ले ली, किसी भी कोई भी एक डॉक्टर आ गया। ठीक है, मोहनलाल डॉक्टर आ गया, मोहनलाल। क्लियर। शिक्षक में से एक शिक्षक आ गया, हिंदी का शिक्षक, हिंदी शिक्षक, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। और शिक्षक क्या, ऐसे ही अध्यापक है, जातिवाचक, सारे अध्यापक आ जाएंगे उसी के अंदर। इंजीनियर है, सारे इंजीनियर उसी के अंदर आएंगे, तो वो जातिवाचक। जिस शब्द से हमें एक लार्ज स्केल का पता चलता है, जिसमें उस तरह का काम कार्य करने वाले सब आ जाते हैं, तो वो जातिवाचक है। जब उनमें से किसी एक को अलग करते हैं, एक को छांटते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए, जब उनमें से किसी एक को छांटेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये मैंने ब्लैक से लिखे हैं, ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और ये जो प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या कहलाएंगे, हमारी जातिवाचक। ये क्या कहलाएंगे, हमारे जातिवाचक शब्द है। ये सारे के सारे क्या है, जातिवाचक। ये भी क्या है, हमारे जातिवाचक शब्द है। क्लियर। ये क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक। और ये क्या है, हमारे ये हैं सारे के सारे व्यक्तिवाचक। क्या होंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ये ध्यान रखना। क्लियर। एनीथिंग बहुत सारे, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा लॉजिक इसमें है, वो पूछा जाता है सेंटेंस को देखिए। किसको देके पूछा जाएगा, वो सेंटेंस को देके पूछा जाएगा। क्लियर। चलो जी, कैसे देगा आपको, आपको देगा भारत में गाय को पूजा जाता है। वाक्य बताइए क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। फिर दूसरा क्या देगा, गाय हमारी राष्ट्र माता कहलाती है। इसके बाद जानवर में शेर ताकतवर होता है। शेर ताकतवर होता है। जंगल का पशुओं का राजा, पशुओं का राजा शेर कहलाता है। शेर कहलाता है। फलों का राजा आम होता है। आम रसीला होता है।
दशहरी आम से, दशहरी आम सबसे मीठा होता है। केला सबसे पौष्टिक, केला सबसे पौष्टिक फल है। अगर आपको इनमें से लगता है कि कोई सेंटेंस जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है तो आप एक टाइप करें। अगर आपको लगता है इनमें से कोई व्यक्तिवाचक से संबंधित है तो आप दो टाइप करेंगे। जातिवाचक के लिए एक और व्यक्तिवाचक के लिए आपको दो टाइप करना है। क्लियर? अब बारी आपकी है। अगर आपने कंडीशन को समझा है तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा सेंटेंस व्यक्तिवाचक, कौन सा सेंटेंस जातिवाचक से संबंधित है। देखते हैं जी कितने बच्चे सीरियस होके पढ़ते हैं। जी वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, ऐसे ही प्रयास करना है कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। हाँ फटाफट, इतना टाइम नहीं लेंगे यार, नो ही तो सेंटेंस दिए हैं। आ जाओ यहाँ पे। भारत में गाय को पूजा जाता है, देश में से एक को निकाला, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। यहाँ पे प्यारे दोस्तों गाय को पूजा जाता है, पशु की कोई बात नहीं हुई है, पशु की कोई बात नहीं हुई। अगर पशु में से ये कहते हैं कि पशु में गाय को पूजा जाता है, ध्यान रखना है, लॉजिक को समझना है जरूरी। पशु में से, जानवरों में गाय को पूजा जाता है तो गाय व्यक्तिवाचक होती और वो पशु और जानवर जातिवाचक होता। यहाँ भारत में गाय को पूजा जाता है, यहाँ भारत व्यक्तिवाचक है क्योंकि देश में से एक है, और गाय यहाँ जातिवाचक है। और ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा ये जातिवाचक का बनेगा। क्यों? पूजा किसे जाता है? गाय को। सेंटेंस में प्रधानता किसकी है? गाय की। और गाय क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ जातिवाचक। इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा का सेंटेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? एक। गाय हमारी राष्ट्रमाता कहलाती है। अब गाय को छांटा नहीं जा रहा है बहुतों में से एक को, इसलिए गाय क्या कहलाई? गाय के अंदर सारी गायें आ गई, देसी गाय, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय और यहाँ तक कि नील गाय भी। तो जब सारी आ गई तो ये क्या बता रहे हैं? एक समुदाय को बता रहे, एक जाति को बता रहे, एक वर्ग को कह रहा है। अगर मैं ब्राह्मण कहता हूं तो ब्राह्मण अपने आप में प्यारे दोस्तों जातिवाचक है। और ब्राह्मण में शर्मा जी, ब्राह्मण में वशिष्ठ, सांडिल्य, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगर मैं क्षत्रिय कह रहा हूं तो ये क्षत्रिय जातिवाचक है। और इस क्षत्रिय के अंदर प्यारे दोस्तों जो जाट, गुज्जर, ठाकुर ये जो आए, ये क्या कहलाए? यादव जो आए, ये सब क्षत्रिय व्यक्तिवाचक कहलाए। अगर मैं कहता हूं वेश, और वेश में जितने बनिया हैं सारे, अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, तो ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों व्यक्तिवाचक होंगे। क्लियर? और वेश जातिवाचक है। अगर मैं शूद्र कहता हूं तो इसमें नीचे जाति सारी आ जाती है, और किसी एक जाति की बात करूंगा तो व्यक्तिवाचक होगी। हम मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे मिश्रा बताइए क्या है, शुक्ला बताइए क्या है, तो मिश्रा और शुक्ला ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं क्योंकि ब्राह्मण के अंदर आते हैं। तो उसी तरीके से आपको इनको वो करना है। तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो हम किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो सबके लिए कॉमन यूज होता हो, वो जातिवाचक है। और उसमें से किसी एक के बारे में बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। तो गाय हमारी राष्ट्र माता है, तो गाय यहाँ जातिवाचक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्र भी जातिवाचक है, माता भी जातिवाचक है, और पूरा सेंटेंस जातिवाचक का है। इसका मतलब हुआ एक, जातिवाचक। जानवर में शेर ताकतवर होता है,
यहाँ जानवर जो शब्द है ये जातिवाचक है, शेर व्यक्तिवाचक है, और ये पूरा सेंटेंस कि यहाँ ताकतवर कौन होता है, शेर, इसके लिए आया। इसलिए पूरा सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक का कहलाएगा। किसका कहलाएगा, व्यक्तिवाचक, संज्ञा का सेंटेंस हुआ। अगर वो पूछता केवल जानवर को रेखांकित करके शब्द को, सेंटेंस में अगर शब्द को रेखांकित करके एक को पूछ रहा है तो फिर उसके अनुसार आंसर देते आप। यहाँ जानवर क्या, जातिवाचक, शेर को पूछता तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि जानवर में से एक को छांटा, जानवर के अंदर सारे जानवर आ जाएंगे, हाथी घोड़े सब आएंगे। शेर ताकतवर होता है, तो यहां प्यारे दोस्तों ये शेर जो है क्या कह रहा है, अब छांटा नहीं जा रहा है किसी एक में, ये जातिवाचक है। ये क्या है, शेर ताकतवर होता है, ये क्या कहलाया, यहां पर शेर जातिवाचक कहलाया, जातिवाचक संज्ञा कहलाया। अब शेर की भी बहुत सारी प्रजाति होती है, ठीक है, जैसे टाइगर होता है, बंगाल का टाइगर है, गुजरात का टाइगर, ठीक है। तो यहां पर इसको छांटा नहीं गया, जब छांटा नहीं गया है तो जातिवाचक हुआ। सभी तरह के शेर आ गए इसके अंदर, जाति बन गया। पशुओं का राजा शेर कहलाता है। पशु यहाँ जातिवाचक है, राजा भी जातिवाचक है, सारे राजा इसके अंदर आएंगे, लेकिन शेर, पशुओं का राजा शेर कहलाता है। तो यहाँ राजा कौन कहलाया, शेर। तो सेंटेंस में प्रधानता इसकी हुई। और ये किस में छांटा गया, पशुओं में से छांटा गया, जानवरों में से छांटा गया। तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंटेंस कहलाया, व्यक्तिवाचक। अरे यहाँ पशुओं में से छांटा जा रहा है शेर, इसमें शेर व्यक्तिवाचक है, यहाँ शेर जातिवाचक है। वो तो उसकी मर्जी, ठीक है, कि वो कब शेर को जातिवाचक में रखेगा, कब शेर को व्यक्तिवाचक। इसी का तो मिलता है आपको 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड। जो एक महीने में आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है 56,000, 60,000 या 45,000, वो किस लिए आती है, वो इसलिए तो आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा शब्द जातिवाचक है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का काम करेगा। ऐसी थोड़ी सैलरी मिल जाती है, ऐसी तो दुनिया पेपर देती है, लेकिन सैलरी का काम तो जो करके आएगा उसी को मिलेगी ना। फलों का राजा आम होता है, तो यहां फल में से हमने एक को छांट लिया, तो यहां फल जातिवाचक है, आम क्या है अपने आप में यहां व्यक्तिवाचक। तो ये सेंटेंस हमारा किसका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ये सेंटेंस किसका हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंटेंस हुआ। आम रसीला होता है। अब जब आम रसीला होता है, इसमें से तो प्यारे दोस्तों सारे आम आ गए, दशहरी आम, मालदा आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, सारे के सारे आम आ गए। इसमें दशहरी भी आ गया, मालदा भी आ गया, चौसा भी आ गया, लंगड़ा भी आ गया। तो इसीलिए यहाँ आम क्या है, जातिवाचक है। यहाँ आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है यहाँ, जातिवाचक संज्ञा। दशहरी आम सबसे मीठा होता है। अब आम में से किसी एक को छांट रहे हैं और वो कौन सा है, दशहरी आम। तो यहां आम जातिवाचक और दशहरी व्यक्तिवाचक। तो दशहरी आम सबसे मीठा होता है। ये सेंटेंस हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। केला सबसे पौष्टिक फल है। केला सबसे पौष्टिक फल है, तो यहां फल में से केले को पौष्टिक बताया जा रहा है। फल यहां जातिवाचक है और केला यहां व्यक्तिवाचक है। केला क्या है, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप में से 2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका गुड़ गोबर हो गया होगा, और इसका मतलब ये हुआ जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं आज बहुत कम स्पीड से पढ़ाया हूं, ऐसे मेरा नेचर नहीं है। मैं तो हमेशा बहुत तेज पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे पढ़ाना है वो पेपर में आना है। और दूसरा मुझे ये भी पता है सिलेबस टाइम पे कराना है। और तीसरा मुझे ये भी पता है मुझे 60 क्लास देनी है। तो मैं नौटंकी तो करूंगा नहीं, बेफालतू की बात भी नहीं करूंगा।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया 2% स्टूडेंट को, तो ये समझ लेना कि आपका आईक्यू लेवल कम है। ये कड़वा सच है, क्योंकि मीठी मीठी बातें तो मेरे से ज्यादा किसी को आती भी नहीं होगी, लेकिन मैं दूंगा नहीं वो गोली जिसका कोई फायदा हो ही नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपका आईक्यू लेवल कम है, आपकी बुद्धि लब्धि कम है, आपका अचीवमेंट चीजों को सीखने का बहुत कम है। और उसका काम क्या है कि आपका ध्यान कम है। अगर आपका ध्यान बढ़ जाए, एकाग्रता हो जाए, कंसंट्रेशन आप बना लो, तो फिर आपका काम हो गया। भर्ती होने और न होने में यही अंतर होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं हमारी सोच क्या है, चीजों को अचीव करने की है या चीजों को केवल सरसरी तौर पर ऊपर ऊपर से सुनने की है, मजा लेने की। सबसे किसी भी काम को करने से पहले माइंड सेट क्या है, उसके आधार पे अचीवमेंट होता है। पेपर जब देते हो तो माइंड सेट अगर ये है कि हमें भर्ती होना है, किसी भी कंडीशन पे होना है और जीवन की बेस्ट परफॉर्मेंस करके आनी है, तो आप भर्ती होंगे, पेपर भी सही होगा। चलो देख लेते हैं, बहुतों ने भरा है, हमने भी भरा है, पहली भर्ती है, देख ले और भी भर्ती आएगी, फिर भर देंगे फॉर्म। उस पेपर में आपका 60% भी परफॉर्मेंस नहीं होगा। सारा खेल है कार्य को करने से पहले आपकी सोच क्या है उसका है। तो आपको ये ध्यान रखना, सारा खेल है उसी का। और मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं तो आपको पढ़ने के तौर तरीके सिखा रहा हूं हिंदी के साथ साथ, कि भर्ती होने के तरीके क्या है। हमने 7 सिलेक्शन लिए हैं, आप भी एक साल में 2 सिलेक्शन तो कम से कम ले सकते हो। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमारे पास ज्यादा मौके नहीं थे, लेकिन जैसे ही एक बार सिलेक्शन हुआ, जहां फॉर्म भरते थे वहीं हो जाता था। क्यों होता था? कॉन्फिडेंस आ गया था, जीवन के जितने रिस्क है वो सारे गायब हो गए थे, क्योंकि सैलरी आ ही रही थी। ऊपर से स्टूडेंट लाइफ में मेहनत ज्यादा की थी, मिला इतना था नहीं स्टूडेंट। अब मान के चलो हमने पीसीएस की तैयारी की, आईएएस की तैयारी की, उसमें तो हुआ नहीं। लेकिन जब तैयारी इतने बड़े लेवल की है तो छोटे एग्जामों में तो सिलेक्शन होगा ना। तैयारी करते हो 4th क्लास वाली, फॉर्म भरते हो सब इंस्पेक्टर में, कहां से हो जाएगा भाई? ऐसे इसका काम है बुद्धि का। इसको जब हाई फ्रीक्वेंसी में डाल के काम करोगे तभी तो ये स्पीड के साथ सीखेगा। बाइक भगाते हो, गियर बदलते हो, रेस देते हो, तभी तो भागेगी। इसको तो रखे हो न्यूट्रल में ब्रेन को, और कह रहे हो सर जी मेरी समझ में नहीं आया। कहां से आ जाएगा घंटा समझ में आपको? एक सामान्य बात थी और उसी के आधार पे चीजों को लेके आगे बढ़े और पूरा बैकग्राउंड बताया, ये संज्ञा क्या है, कहां से चलता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। शब्द को अंडरलाइन करके पूछा जाए, पर्टिकुलर सेंटेंस को देख के पूछा जाए, सारा वही है। और ये चीज मान लो आप मेरी बात, अभी भी आज के टाइम में हार्ड वर्क से भर्ती नहीं हुआ जाता। 18 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के भर्ती नहीं हो सकते। केवल और केवल स्मार्टनेस, स्मार्ट तरीके से कार्य को करने की अगर आप कोशिश करते हो तो उसकी एक पहचान होगी, उसका एक रुतबा होगा और लोग आपको सैल्यूट करेंगे, चाहे वो घर का कोई भी काम है। अब मान के चलो रोज हर कोई पराठा गोल बनाता है और सब आलू के, प्याज के, गोभी के जो भी पराठे बनते हैं, लेकिन कुछ एक पराठा ऐसा बनाओ एक अलग तरीके से, उसका डिजाइन भी अलग हो, उसका साइज भी अलग हो, उसका कलर भी अलग हो और उसका टेस्ट भी अलग हो, तो आपका पराठा सुपर हिट हो जाएगा। उसको स्मार्टनेस कहते हैं। उसको एक तरीके से जो दुनिया काम कर रही है उससे तो कोई, आप भी भीड़ में शामिल हो जाओगे, लेकिन जब आप अपना तरीका बदल दोगे ना चीजों को करने का, चीजों को सीखने का, तो आप महान हो गए, आप फ्रंट पे आ गए, आप भीड़ में हिस्सा नहीं बने, आप आगे आ गए, अब बाकी बच्चों के मुकाबले आप कहीं ना कहीं लीड लो ले गए। तो यही चीजें जरूरी है। तो जिसको डाउट है अपना डाउट पूछिए, अगर समझ में आ गया है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ठीक ठीक, क्लियर है? ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। इसके बाद
यहां पे हमारी बची एक कंडीशन। इसके बाद क्या बची हमारे यहां, एक कंडीशन और बची, और वो क्या है, जब व्यक्तिवाचक जब व्यक्तिवाचक जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा, जब कृष्ण, राम, सीता, सावित्री, कुंभकर्ण, विभीषण, जयचंद, हरिश्चंद्र, शेक्सपियर, कालिदास, आर्यभट्ट, नेपोलियन आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग, समुदाय, जाति या अनेक के लिए किया जाता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ध्यान से सुनो। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो, किसमें हो, बहुवचन में, तो भी वे जातिवाचक होगी। मिठाई आ गया तो मिठाइयाँ बहुवचन में प्रयोग हो गया, जातिवाचक हो गया। तो जब कृष्ण का, राम का, सीता का, सावित्री का, कुंभकर्ण का, विभीषण का, जयचंद का, हरिश्चंद्र का, शेक्सपियर का, कालिदास का, आर्यभट्ट का, नेपोलियन आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग के लिए हो, समुदाय के लिए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए ना हो, बल्कि वर्ग, समुदाय और जाति के लिए हो या अनेक के लिए किया जाए, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं रहती बल्कि जातिवाचक बन जाती है। जब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप पूरे मैथ पे फोकस करोगे और आप 4 साल तक मैथ पढ़ के सोचोगे भर्ती हो जाऊंगा, तो आप केवल और केवल आर्यभट्ट बनोगे। तो मैंने आर्यभट्ट का प्रयोग उन तमाम बच्चों के लिए किया जो पूरा दिन मैथ निकालते रहते हैं, 4 साल से मैथ पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं सीख पाए। जब मैं आपको कहता हूं कि आप कवि बनोगे, लेखक बनोगे, साहित्यकार बनोगे, लेकिन भर्ती नहीं होंगे इस तरीके से, तो वो कवि, लेखक, साहित्यकार मैंने आप सबके लिए प्रयोग किया, मैंने वर्ग के लिए प्रयोग किया, समुदाय के लिए प्रयोग किया, अनेकों के लिए प्रयोग किया। उस कंडीशन में वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अब कवि के अंदर सारे कवि आते हैं, वैसे भी जातिवाचक हैं, लेकिन ये एक एक व्यक्ति के नाम हैं। और जब मैं ये कहता हूं एक समय ऐसा आएगा कि भारत के हर घर में राम पैदा होगा,
तो राम एक थे, लेकिन जब भारत के हर घर में राम पैदा होगा तो राम का प्रयोग बहुवचन के लिए हो रहा है। मथुरा के गोकुल के हर गांव में कृष्ण जन्म लेंगे तो यहाँ कृष्ण का प्रयोग मैंने एक के लिए नहीं अनेकों के लिए किया, इसलिए वो कृष्ण क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, जातिवाचक। तो जब इनमें से एक समय ऐसा भी था भारत के हर घर में सती और सावित्री रहती थी, तो यहां सती सावित्री का प्रयोग मैंने अनेक स्त्रियों के लिए किया, तो सती सावित्री उस कंडीशन में जातिवाचक हो गए, व्यक्तिवाचक नहीं हुआ। जब मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्ण नींद में चले गए, तो कुंभकर्ण का प्रयोग मैंने सभी छात्र के लिए किया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक ना होके जातिवाचक कहलाया। भारत में विभीषणों की कमी है, तो विभीषण का प्रयोग मैंने वर्ग के लिए किया, और जब विभीषण का प्रयोग किसी वर्ग के लिए किया, अनेक के लिए किया, तो प्यारे दोस्तों हर गांव में एक विभीषण रहता है, तो वहां हर गांव के साथ मैंने विभीषण का प्रयोग किया, तो विभीषण का प्रयोग जातिवाचक के लिए हुआ, व्यक्तिवाचक के लिए नहीं हुआ। भारतीय फौज में जयचंदों की कमी नहीं है, भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, तो मैंने यहाँ राजनीति के तमाम उस वर्ग के लिए या फौज के उस प्यारे दोस्तों हमने यूनिट के लिए प्रयोग किया जिसमें अनेक व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ जयचंद एक नहीं है जो राजस्थान में पैदा हुए, राजस्थान में राजा थे, तो यहाँ जयचंद का उन सभी देशद्रोही और गद्दारों के लिए प्रयोग किया गया, इसीलिए क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। आज जब मैं कहता हूं कि जयचंद का जन्म राजस्थान में हुआ था, तो जयचंद व्यक्तिवाचक है। आप में से बहुत से हरिश्चंद्र मैंने देखे हैं, ठीक है, या अनेक हरिश्चंद्र अब दिखाई नहीं देते हैं, अनेक के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आप में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, तो ये क्या है, हरिश्चंद्र का प्रयोग बहुवचन में अनेकों के लिए हुआ। शेक्सपियर उपाधि के रूप में प्रयोग होते, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो शेक्सपियर से व्यक्ति थे, साहित्यकार थे, ठीक है, अंग्रेजी के, लेकिन जब उसके का नाम का प्रयोग हम अनेकों के लिए कर रहे हो तो वो व्यक्तिवाचक ना हो के जातिवाचक हो जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त व्यक्तिवाचक है लेकिन नेपोलियन जातिवाचक, क्योंकि तमाम चक्रवर्ती सम्राटों के लिए हम नेपोलियन शब्द का प्रयोग करते हैं उपाधि के रूप में। अगर आप में से कोई अच्छा कवि हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये तो कालिदास है, तो तमाम अच्छे कवियों के लिए हम कालिदास अगर प्रयोग करें तो कालिदास एक व्यक्ति था, लेकिन जब तमाम अच्छे कवियों के लिए प्रयोग करें तो कालिदास जातिवाचक संज्ञा कहलाए। ऐसे ही प्यारे दोस्तों आप आर्यभट्ट मत बनो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आर्यभट्ट का प्रयोग अनेकों के लिए हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। तो जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग अनेक के लिए हो, बहुतों के लिए हो, तो प्यारे दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा कंप्लीट हुई, और कल जो हम कंप्लीट करेंगे प्यारे दोस्तों वो करेंगे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।